हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लियोनटिफ मॉडल। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है। शुरुआत के 5-10 मिनट आपको ध्यान से बस सुनना है और उसके बाद जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनने वाला होगा वो सभी के सभी आपसे आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता दूं, लियोनटिफ मॉडल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री होती है। मान लेते कोई एक इंडस्ट्री किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर रही है, तो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए उसे किसी दूसरे इंडस्ट्री का हेल्प लेना पड़ता है। मतलब कई सारे इंडस्ट्री ऐसी होती है जो आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लेते हैं एक मोटरसाइकिल कंपनी की, कोई भी एक मोटरसाइकिल कंपनी है जो मोटरसाइकिल प्रोडक्शन करती है, बनाती है। तो उस मोटरसाइकिल में उसे टायर किसी और कंपनी से लेनी पड़ेगी, बैटरी जो लगती है वो बैटरी किसी और कंपनी से लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से एज अ रॉ मटेरियल बोल सकते हो आप, या फिर एज अ फिनिश्ड गुड भी बोल सकते हो आप, लेके और मतलब आपस में एक दूसरे से हेल्प करने के बाद वो प्रॉपर तरीके से अपना प्रोडक्शन बनाती है। बेसिकली प्रॉपर तरीके से अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक इंडस्ट्री को अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए किसी दूसरे इंडस्ट्री का भी हेल्प लगता है और वो किसी दूसरे इंडस्ट्री से भी ट्रेड करते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहता हूँ कि लियोनटिफ मॉडल में क्या करना है। शुरुआत के 10 से 15 मिनट में जो भी आपको बोलूँगा, ये सब एक रिजल्ट जो मैं लिखूँगा अभी से 15 मिनट के बाद, उन सब उस एक सिंगल लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रूफ करने के लिए किया जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे कि एक सीमेंट इंडस्ट्री है, एक सीमेंट इंडस्ट्री है, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और एक ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इस तरीके से सीमेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। ठीक है, ओके। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए सीमेंट का जरूरत होगा, और वो किससे लेगा? सीमेंट इंडस्ट्री से लेगा। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने कंस्ट्रक्शन करने के लिए सीमेंट इंडस्ट्री से हेल्प लिया है, सीमेंट इंडस्ट्री से सीमेंट का कंजम्पशन किया है। ओके, सिमिलरली मान लेते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, बेसिकली उस इंडस्ट्री को भी अपना ऑफिस बनवाना होगा, या फिर आप इस तरीके समझ सकते हो कि ऐसा गोडाउन टाइप में जहाँ पे वो अपने ट्रक वगैरह को रख सके। तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को भी सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या करेगा? सीमेंट इंडस्ट्री से कुछ सीमेंट कंजम्पशन करेगा। सिमिलरली सीमेंट इंडस्ट्री को भी कुछ ना कुछ सीमेंट चाहिए होगा अपने कुछ वर्क के लिए, ऑफिस के लिए या कोई और काम के लिए। तो कुछ ना कुछ वो खुद के प्रोडक्ट का भी यूज करेगा। ऐसा होता है ना कि जिस चीज़ का मैं प्रोडक्शन करता हूँ, या फिर ऐसे मान लो कि अगर आप मान लो मसाला फैक्ट्री के ओनर हो, तो अगर आप मसाला का प्रोडक्शन कर रहे हो तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है खाली मसाला आप बाहर को ही बेचोगे, अपने घर में यूज नहीं करोगे, घर में भी तो यूज कर सकते हो ना। तो सीमेंट इंडस्ट्री भी कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट सीमेंट का एज अ मॉडल, एज अ बेसिकली उसको बोल सकते हैं कि फ्यूचर में कभी काम आ जाए। तो बस इस तरीके से आप समझ सकते हो, या अपने ऑफिस बनाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, जहाँ पे ऑफिस है, जहाँ पे उसके सीमेंट वगैरह को मान लो जिस बिल्डिंग के अंदर रखना है, वो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, तो सीमेंट इंडस्ट्री को भी कुछ ना कुछ सीमेंट का जरूरत हो सकता है। तो कुछ ना कुछ पार्ट वो सीमेंट से ले सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये बात कहूँ कि सीमेंट इंडस्ट्री को अगर ऑफिस बनाना है, अगर मान लो अपना ऑफिस बनाना है, तो सीमेंट तो चाहिए, तो सीमेंट तो अपने से ले लिया,
लेकिन कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से बात करनी होगी, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वही आके तो कंस्ट्रक्शन करेगी ना। तो सीमेंट इंडस्ट्री ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हेल्प लिया, कंज्यूम किया। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को भी खुद की हेल्प चाहिए होगी। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट भी अपना कोई ऑफिस बनाना चाहता होगा, या जिस बिल्डिंग में वो उसकी ऑफिस होगी वो बिल्डिंग तैयार करना चाहता होगा। तो कुछ ना कुछ अपने, जैसे मान लो कोई जैसे बोलते हैं ना वो लेबर वगैरह या मिस्त्री जो घर वर बनाता है, तो वो दूसरे का घर बनाता है और अपना भी तो घर कभी ना कभी बनाता होगा ना। तो वो अपना जो उसका जो टैलेंट है वो खुद के लिए भी यूज करता होगा कभी ना कभी। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ पार्ट कंस्ट्रक्शन का वो खुद भी यूज करता है। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, जो मैंने आपको बोला कि बिल्डिंग बनाएगी अपने ऑफिस के लिए, जहाँ पे ट्रक खड़ा रखेगा उस ट्रक के लिए जो गोडाउन वगैरह बनाएगी, तो वो उसके लिए सीमेंट चाहिए होगा। और सीमेंट के साथ साथ कंस्ट्रक्शन करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की भी हेल्प चाहिए होगा। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के भी इसने हेल्प लिया। सिमिलरली सीमेंट जो ट्रांसपोर्ट बेसिकली देखा जाए तो ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है, अगर ये सीमेंट इंडस्ट्री सीमेंट कहीं सप्लाई करती है, सीमेंट बनाने के लिए कहीं से रॉ मटेरियल लाती है, तो उसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प चाहिए उसको। तो सीमेंट इंडस्ट्री ने कुछ ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लिया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कहीं पे भी कुछ कंस्ट्रक्ट करना हो, तो कोई सामान ले जाना है, लेबर ले जाना है, कोई भी काम जिसके लिए उसको ट्रांसपोर्ट का हेल्प चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लिया, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का हेल्प लिया। एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री खुद के लिए भी कभी न कभी ट्रांसपोर्ट का हेल्प लिया। तो कहने का मतलब ये है, ये सभी के सभी आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर मैं इतने पार्ट को बोलूं, ध्यान से देखना, इस पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, इस सीमेंट इंडस्ट्री सीमेंट कुछ कंज्यूम करता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन करने के लिए सीमेंट कुछ कंज्यूम करता है, मतलब सीमेंट इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ सीमेंट लेगा, और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री भी सीमेंट का कंजम्पशन करता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसको टोटल यूनिट ऑफ सीमेंट सोल्ड बाय सीमेंट इंडस्ट्री टू दिस थ्री इंडस्ट्री। ये टोटल यूनिट ऑफ सीमेंट होगा जो कि सोल्ड किया गया है किसके द्वारा? सीमेंट इंडस्ट्री के द्वारा। किनको? इसको, इनको सीमेंट इसको, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को। सिमिलरली अगर इसकी बात मैं करूं तो दिस इज नथिंग बट टोटल यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन सोल्ड बाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टू दिस थ्री इंडस्ट्री। और अगर मैं इसके लास्ट वाले की पार्ट की बात करूं तो इसका क्या मतलब है? टोटल यूनिट सोल्ड बाय या टोटल यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट सोल्ड बाय ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री टू दिस थ्री इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये तो रॉ का मतलब आ गया, ये रॉ है ना, रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3। अब इस कॉलम का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। इस कॉलम में हमने क्या देखा है? सीमेंट इंडस्ट्री ने सीमेंट का कुछ यूज किया, मतलब सीमेंट कंज्यूम किया। सीमेंट इंडस्ट्री ने कंस्ट्रक्शन का कुछ कंस्ट्रक्शन का भी उसने हेल्प लिया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हेल्प लिया, मतलब कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से कंस्ट्रक्शन करवाया है। बेसिकली आप इसको कंजम्पशन के थ्रू देखो तो सीमेंट इंडस्ट्री ने कुछ कंस्ट्रक्शन का कंजम्पशन किया, सीमेंट इंडस्ट्री ने कुछ ट्रांसपोर्टेशन का कंजम्पशन किया। तो इसको अगर पूरा का पूरा देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट टोटल यूनिट कंज्यूम्ड बाय सीमेंट इंडस्ट्री। टोटल यूनिट कंज्यूम्ड बाय, कंज्यूम किया गया है सीमेंट इंडस्ट्री के द्वारा फ्रॉम दिस गिवन थ्री इंडस्ट्री। ठीक है ना, सीमेंट का कुछ यूज सीमेंट इंडस्ट्री ने किया था, फिर सीमेंट इंडस्ट्री ने कुछ कंस्ट्रक्शन का यूज किया था, फिर सीमेंट इंडस्ट्री ने कुछ ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया था। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा? टोटल यूनिट कंज्यूम्ड बाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फ्रॉम दिज थ्री इंडस्ट्री। और अगर मैं इसकी बात करूं तो टोटल यूनिट कंज्यूम्ड बाय
ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री फ्रॉम दिस 3 इंडस्ट्री। समझ में आ गया? चलो, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा वो सेम यूनिट में होंगे, मतलब रॉ के अंदर जो भी यूनिट्स आएगा वो सभी के सभी सेम यूनिट होंगे, और कॉलम के अंदर जो भी यूनिट आएगा वो उसके जो यूनिट्स है वो कॉमन नहीं होंगे। ठीक है ना? जैसे कि मान लेते हैं, ये बेसिकली क्या बता रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री ने सीमेंट का यूज किया, लेट अस सपोज 100 बैग सीमेंट का यूज किया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने सीमेंट का यूज किया, लेट अस सपोज 500 बैग, ऐसे मान लेते हैं। और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने सीमेंट का यूज किया, लेट अस सपोज 10 बैग। तो इन सभी ने अगर सीमेंट का यूज किया है तो सीमेंट तो बैग के अंदर आ गया, बैग बोलो या बोरी आओ। लेकिन कॉलम वाइज देखना, कॉलम में क्या है कि सीमेंट इंडस्ट्री ने सीमेंट का यूज किया 100 बैग, सीमेंट इंडस्ट्री ने कंस्ट्रक्शन का यूज किया, तो कंस्ट्रक्शन क्या 100 बैग में बोला जाएगा? ये बेकार है ना, कंस्ट्रक्शन 100 बैग ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे कुछ और मेजरमेंट करने के लिए यूनिट आएगी। सिमिलरली सीमेंट इंडस्ट्री ने ट्रांसपोर्टेशन का कंजम्पशन किया, तो क्या मैं बोलूँगा 50 बैग ऑफ ट्रक का कंजम्पशन किया? नहीं ना, 50 ट्रक, 60 ट्रक, इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें जो मेजरमेंट करने का जो यूनिट है ना वो सेम नहीं है, अलग अलग है। लेकिन इस रॉ की बात करोगे तो रॉ में जो मेजरमेंट करने का जो यूनिट है वो क्या है? सेम है। ठीक है, तो अगर यहाँ से आपको समझ में आ गया कि आपस में कैसे अलग अलग इंडस्ट्री आपस में इंटरलिंक्ड है, तो अब हम लोग लियोनटिफ मॉडल की तरफ और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक में कोई डाउट आए तो पहले आप यहाँ तक में मुझसे डाउट पूछ के क्लियर कर लीजिएगा। ओके, आगे देखो, टॉपिक बहुत छोटा सा है, बस आपको हल्का सा ध्यानपूर्वक सुन के समझना पड़ेगा। और अगर आपने समझ लिया इसको तो फिर तो कुछ करना ही नहीं। वैसे तो पेपर में आपको मैं जो रिजल्ट डिराइव करके दिखाऊंगा ना, बस वही यूज करना है। ये सब बस वो रिजल्ट आया कहाँ से उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो तो अब मैं लिखता हूँ, जैसे कि लेट अस सपोज यहाँ पे हमारे पास है इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2 3, इसी तरीके से n इंडस्ट्री। सिमिलरली इस साइड में 1 इंडस्ट्री 2 इंडस्ट्री 3 ... n इंडस्ट्री। ठीक है, ओके। चलो अब यहां से बात ये आती है, मैं यहां पे बात करता हूं X11 की। X11 का मतलब ये है इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 1 से कुछ कंज्यूम किया, जो भी इंडस्ट्री 1 प्रोडक्शन करती होगी। ठीक है, X12 की इंडस्ट्री 2 ने जे को देखना, जैसे AIJ मैट्रिक्स में देखते हैं ना, तो जे की मैं बात कर रहा हूं, जे से पता चल रहा है कि कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री 1 से कंजम्पशन किया है। X13 इंडस्ट्री 3 ने इंडस्ट्री 1 से कंजम्पशन किया है, जो भी ये इंडस्ट्री 1 बना रही हो। सिमिलरली X1N, इसका क्या मतलब है? इंडस्ट्री N ने इंडस्ट्री 1 से कंजम्पशन किया है। X21 का मतलब इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 2 से कुछ कंजम्पशन किया है। X22 इंडस्ट्री 2 ने अपने खुद के इंडस्ट्री से कुछ कंजम्पशन किया है। X23 इंडस्ट्री 3 ने इंडस्ट्री 2 से कंजम्पशन किया है। X2N इंडस्ट्री N ने इंडस्ट्री 2 से कंजम्पशन किया है। सिमिलरली ये X31 क्या मतलब है? इंडस्ट्री 1 ने 3 से कुछ लिया। X32 इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री 3 से कुछ लिया। X33 इंडस्ट्री 3 ने खुद से ही कुछ यूज किया, जो भी वो बना रहे होंगे खुद का कुछ यूज कर रहे हो। सिमिलरली X3N इंडस्ट्री N ने इंडस्ट्री 3 से कुछ लिया। अगर इसको चलता जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? XN1 इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री N से कुछ लिया। XN2 इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री N से कुछ लिया। XN3 इंडस्ट्री 3 ने इंडस्ट्री N से कुछ लिया।
एक्स एन एन, इंडस्ट्री एन ने खुद ही के इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ कंज्यूम किया है। ओके, अच्छा, अब इसके साथ एक टर्म आता है डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक, यहां पे लिख दूं छोटा में डिमांड, आप लोग लिखना, ये है डोमेस्टिक डिमांड लिखा हुआ है। ये सभी के सभी कंजम्पशन जो है वो तो इंडस्ट्री के आपस में हुआ है। अब कुछ न कुछ तो कस्टमर भी तो सामान खरीदेगा। ये कंजम्पशन और जो यहाँ जो सेलिंग परचेजिंग हुआ है ये तो इंडस्ट्री के आपस में हुआ है। अब कुछ न कुछ क्या है, कस्टमर भी तो खरीदेगा, जो डोमेस्टिक डिमांड है। तो लेट अस सपोज C1 कस्टमर ने खरीदा, C1 कस्टमर मतलब इसका इंडस्ट्री 1 का सामान खरीदा, C2 इंडस्ट्री 2 का सामान खरीदा, C3 इंडस्ट्री मतलब C3 एक यूनिट है। टोटल जो भी डोमेस्टिक में जितने भी कस्टमर जो डिमांड कर रहे होंगे, तो इंडस्ट्री 1 जो भी बना रहा है उसका जो डिमांड है वो C1 है, इंडस्ट्री 2 जो बना रहा है उसका डिमांड C2, इंडस्ट्री C3 जो बना रहा है उसका डिमांड C3। सिमिलरली इंडस्ट्री N जो बना रहे हैं उसका डिमांड CN। ओके, चलो, डोमेस्टिक डिमांड के बाद अब हमारे पास आता है टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट में बेसिकली मैं इस तरीके से अगर इसको लिखूं, X1 इंडस्ट्री 1 ने जितना बनाया, X2, X3, XN। X1 मतलब ये कि इंडस्ट्री 1 ने टोटल आउटपुट कितना बनाया है, X2 मतलब इंडस्ट्री 2 ने टोटल आउटपुट कितना बनाया है। थोड़ा सा इसको मैं और इस साइड लिखता हूं, एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसमें। डोमेस्टिक डिमांड इसको समझ, ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड लिखा हुआ है। और टोटल आउटपुट की मैं बात करूं क्या है वो, तो मैंने बोला ये X1 है, X2 है, X3 है, XN है, ठीक है ना। X1 का मतलब क्या है कि इंडस्ट्री 1 ने टोटल कितना आउटपुट बनाया है, X2 का मतलब इंडस्ट्री 2 ने कितना आउटपुट बनाया है। चलो, अगर आप लोग थोड़ा सा एग्री करो तो क्या मैं X1 को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि X1 ने जितना भी आउटपुट बनाया होगा वो ये टोटल का समेशन होगा। X1 का बनाया हुआ जो आउटपुट है, इंडस्ट्री 1 ने जितना यूज किया, इंडस्ट्री 2 ने X1 का आउटपुट जितना यूज किया, इंडस्ट्री 3 ने एक्सपुट का आउटपुट जितना यूज किया, इंडस्ट्री N ने इंडस्ट्री 1 का आउटपुट जितना यूज किया। बेसिकली ये इंडस्ट्री 1 है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री 1 ने खुद के इंडस्ट्री का जितना आउटपुट यूज किया, इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री बेसिकली 1 का आउटपुट जितना यूज किया, इंडस्ट्री 3 ने इंडस्ट्री 1 का जितना आउटपुट यूज किया, सिमिलरली इंडस्ट्री N ने इंडस्ट्री 1 का आउटपुट जितना यूज किया। ये सारा आउटपुट और जो कस्टमर है हमारा मतलब बेसिकली डोमेस्टिक डिमांड जो है, ठीक है, उन्होंने इंडस्ट्री 1 का जितना आउटपुट यूज किया, इन सबको अगर टोटल कर दिया जाए, मतलब X11 प्लस X12 प्लस डॉट 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 X1N प्लस में C1 X11 प्लस X12 प्लस X13 डॉट 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 प्लस X11 और प्लस में C1 डोमेस्टिक डिमांड को भी ऐड कर दिया जाए, तो ये जो X1 आएगा मतलब टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री 1। सिमिलरली X2 क्या होगा, तो X21 प्लस में X22 प्लस डॉट 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 X2N प्लस C2। X2 इज नथिंग बट टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्री 2। सिमिलरली ये Xn क्या होगा, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्री N। तो आई होप अगर आपने ये समझ लिया है तो फिर अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ के बाद जो हमारे पास कंसेप्ट आता है, अब जो आ रहा है, अब सीखने वाला कंसेप्ट क्या सब है, ध्यान से देखना। अब जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो है अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। ये बेसिकली हम N की बात कर रहे हैं, XN1 XN2 डॉट 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 XNN और यहाँ पे CN और यहाँ पे
एक्सएन, मतलब इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ध्यान से सुनना। अब हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट, पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट। ये क्या है? पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट क्या है? इंडस्ट्री 1 ने x1 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाया, ये तो मुझे पता चल गया, और इन सबको टोटल करके मेरे पास वो आ गया, ठीक है। अगर मैं ये x11 की बात करूं, x11 की बात करूं, x11 क्या है? x11 इज नथिंग बट अ क्वांटिटी जो भी इंडस्ट्री 1 प्रोड्यूस करे जिस भी कमोडिटी को, तो इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 1 से जितना का कंजम्पशन किया है, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 1 से कंजम्पशन किया है वो किस चीज को आउटपुट, किस चीज का प्रोडक्शन करने के लिए किया है? x1 का प्रोडक्शन करने के लिए किया है। इसको मैं कैपिटल लिख दूं, ये भी मतलब कैपिटल स्मॉल ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई मतलब मीनिंग नहीं है। x1 को मैंने कैपिटल x1 लिख दिया बस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो x11 है, इंडस्ट्री 1 के द्वारा इंडस्ट्री 1 का कुछ सामान का कंजम्पशन करना, ठीक है, वो क्यों किया गया है? तो वो बेसिकली x1 को प्रोड्यूस करने के लिए किया गया है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है तो एक और लाइन लिखता हूं मैं, x21 मतलब ये, इसका मतलब आप समझते हो ना, इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 2 से क्या खरीदा? आपको अगर याद हो तो मैंने अभी से इससे पिछले एग्जांपल मैंने आपको बताया था, दिस इज नथिंग बट आउटपुट सोल्ड बाय इंडस्ट्री 1 टू डिफरेंट इंडस्ट्री, और दिस इज नथिंग बट आउटपुट कंज्यूम्ड बाय इंडस्ट्री 1, जो यहां पे होता था, फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 2 से क्या कंज्यूम किया, ये वाला पार्ट, इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 2 से क्या कंज्यूम किया। तो जो भी कंज्यूम किया होगा वो किस लिए किया होगा? x1 को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां पे भी स्मॉल ही लिख देते हैं। सिमिलरली और आगे देखते हैं, ये x31 की बात कर रहा हूं। x31 का मतलब क्या है कि इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 3 से कुछ कंज्यूम किया है, किस लिए किया होगा? x1 को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। तो x1 को प्रोड्यूस करने के लिए x11 का कंजम्पशन यूज किया गया है, तो 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए x11 बाय x1 का यूज होगा। x21 जो कंजम्पशन किया गया है, यूज किया गया, किसको प्रोड्यूस करने के लिए किया गया है? x1 यूनिट को। तो 1 यूनिट को कंज्यूम बेसिकली प्रोड्यूस करने के लिए x21 बाय x1 होगा। समझ रहे हो मेरी बात को यार? x1 का कंजम्पशन किया इंडस्ट्री 1, किस लिए? क्योंकि x1 आउटपुट को प्रोड्यूस कर सके वो। ये कंज्यूम किया इंडस्ट्री 1, किस लिए? क्योंकि ये आउटपुट को प्रोड्यूस कर सके वो। ये कंजम्पशन किया इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 3 से ये कंजम्पशन किया है, क्यों? क्योंकि ये जो आ रहा है ना x1, इतना वो प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि इतना इसको सबको देना भी है। तो कहने का मतलब, तो अगर x31 कंजम्पशन किया है x1 को प्रोड्यूस करने के लिए, तो 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या आएगा? x31 बाय x1। इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट। ये जो भी आ रहा है ना, x21 बाय x1, x31 बाय x1, x11 बाय x1, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। और एक चीज और देखो, ठीक है। अब देखो इसका x12 का बेसिक मतलब क्या है? x12 का मतलब है इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री 1 से कितना कंजम्पशन किया है। इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री 1 से कितना कंजम्पशन किया है। तो इंडस्ट्री 2 इंडस्ट्री 1 से कंज्यूम कर रहा है, क्यों करेगा? क्योंकि इंडस्ट्री का जो आउटपुट है x2 वो ये बना सके। तो x12 कंज्यूम किया क्योंकि x2 को प्रोड्यूस कर सके। 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए x12 बाय x2 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं इसका x32 की, x32 का क्या मतलब है कि इंडस्ट्री 2 ने
इंडस्ट्री 3 से कितना कंज्यूम किया है, जो भी कंज्यूम किया है वो क्यों किया होगा, क्योंकि वो X2 बना सके। तो X3 को कंज्यूम किया है X2 को बनाने के लिए, तो 1 यूनिट को बनाने के लिए कितना कंज्यूम करेगा, X2। तो दिस इज नथिंग बट अ पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट। अब मुझे पता है कुछ स्टूडेंट ने तो इसको समझा होगा, कुछ ने रट्टा मार लिया होगा, जो लास्ट में होगा वही नीचे आएगा, 1 1 1 1 2 2, मतलब जो जे वाला फॉर्म नीचे आ जाएगा पर यूनिट आउटपुट पर, बेसिकली पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट में। तो आपने रट्टा मारा वो सही है, लेकिन यार समझो, इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो समझना भी तो चाहिए ना। ओके, तो अगर आपने ये समझ लिया है तो हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको पता है, ये जो मैंने सर्कल कर रहा हूँ ना पर यूनिट आउटपुट, ये बेसिकली क्या, एक फिक्स्ड अमाउंट है। फिक्स्ड अमाउंट बेसिकली देखा जाए, जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूँ आपको कि 100 यूनिट ऑफ लेबर मुझे चाहिए 1000 आउटपुट बनाने के लिए, तो 1 यूनिट ऑफ लेबर मुझे क्या चाहिए होगा, 1000 डिवाइड बाय 100, इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे देखो, इस तरीके से देखो, 1000 आउटपुट बनाने के लिए मुझे 100 लेबर चाहिए, तो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए मुझे 100/1000 लेबर चाहिए, और 5 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए 100/1000 इंटू में 5 कर देंगे। 10 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए 100/1000 इंटू में 10 कर देंगे। तो ये जो 100/1000 है, ये एक प्रकार से फिक्स्ड हो गया ना। 1000 आउटपुट बनाने के लिए 100 लेबर चाहिए, तो एक आउटपुट बनाने के लिए 100/1000, 5 के लिए 100/1000 इंटू में 5, 10 आउटपुट बनाने के लिए 100/1000 इंटू में 10। तो ये 100/1000 वाला जो फैक्टर बेसिकली है, ये क्या है, तो फिक्स्ड है ना, तो बेसिकली ये फिक्स्ड का ही वर्क कर रहा है। ओके, चलो, तो ये फिक्स्ड का क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ये C1 लिखा हुआ है। ओके, तो पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट क्या होता है, समझ में आ गया आपको। पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट को समझने के बाद अब जो हमारे पास एक टर्म आता है, ध्यान से सुनना, एक रिलेशनशिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत शानदार सा रिलेशनशिप है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उस रिलेशनशिप को क्यों पढ़ने वाले हैं हम। मान लेते हैं कि ये जो डोमेस्टिक डिमांड है ना, वो चेंज हो जाता, ये जो आपस में इंडस्ट्री जो ट्रेड कर रही है, वो इस डोमेस्टिक डिमांड को ही तो पूरा करने के लिए ट्रेड कर रही है ना, क्योंकि इंडस्ट्री 1 को C1 मार्केट में बेचना है। अब C1 मार्केट में बेचने के लिए वो क्या कर रही है, इंडस्ट्री 2 से कुछ सामान खरीद रही है, इंडस्ट्री 3 से खरीद रही है, इसी तरह इंडस्ट्री N से खरीद रही है। जैसे मान लो इंडस्ट्री 1 एक मोटरसाइकिल कंपनी है, अब मोटरसाइकिल बनाने के लिए C1, जैसे कि X1 मोटरसाइकिल बनाने के लिए, X1 मोटरसाइकिल बनाने के लिए, ठीक है, वो क्या करेगी, बेसिकली इंडस्ट्री 2 से टायर खरीद लेगी, इंडस्ट्री 3 से बैटरी खरीदेगी, ठीक है ना। सिमिलरली मान लो इंडस्ट्री 2 कोई भी दूसरा कंपनी है, तो उसको मान लेते हैं इंडस्ट्री 2 एक ऐसा कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए उसको कुछ मोटरसाइकिल चाहिए होगा, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसको कुछ मोटरसाइकिल चाहिए होगा, तो मोटरसाइकिल वो किससे खरीदेगी, इंडस्ट्री 1 से, जो मोटरसाइकिल बनाता है, तो उससे मोटरसाइकिल खरीद ली। समझ में आ गया। अब इस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के अंदर में जो ऑफिस है, उसमें लाइट वाइट के लिए बैटरी चाहिए, तो बैटरी किससे खरीदेगा, तो बैटरी वो तीसरे वाले से खरीदेगा जो बैटरी बना रहा है। तो सब आपस में इंटरलिंक है, और ये सब आपस में इंटरलिंक क्यों है, क्योंकि ये जो डिमांड है ना, डोमेस्टिक डिमांड, इसको पूरा कर सके, और इन सबको मिलाकर आपके पास टोटल आउटपुट निकलता है। अगर इंडस्ट्री 1 मोटरसाइकिल बनाती है, तो ये इसको तो पूरा करेगी, साथ साथ ये जो कंपनियां हैं, इनको अगर मोटरसाइकिल चाहिए तो इसको भी तो देगी ना, और इन सब, और खुद के लिए भी कुछ मोटरसाइकिल चाहिए होगा, खुद के यूज के लिए भी, तो इन सब को जोड़ देंगे तो मुझे पता चलेगा कि टोटल आउटपुट कितना बना रही है इंडस्ट्री। ओके, तो मैं बोलना चाहता हूं कि अगर मान लो डिमांड मार्केट में चेंज हो जाता है, आपके पास न्यू डिमांड आ जाए, मार्केट में न्यू डिमांड आ जाए, लेट अस सपोज न्यू डिमांड क्या है, कुछ इस तरीके से D1 D2 DN, ठीक है। तो अगर न्यू डिमांड, अगर मार्केट में डिमांड चेंज होगा तो टोटल आउटपुट भी चेंज होगा। मार्केट में अगर मार्केट डिमांड, बेसिकली डोमेस्टिक डिमांड अगर चेंज होता है तो टोटल आउटपुट भी चेंज होगा ना। लेट अस सपोज जो नया आउटपुट है हमारे पास, टोटल आउटपुट है, न्यू आउटपुट कैपिटल X में, वो ये है,
y1 y2 से लेके yn, ठीक है। अब मैं एक रिलेशनशिप आपको लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। वो रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से है, ए एक्स, ठीक है, और प्लस में डी इक्वल टू एक्स। इसको समझाने से पहले अभी जो हमने ये निकाला था ना, बेसिकली क्या कहते हैं, पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट। तो पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट में अगर मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट में होता है वो नीचे आता है, तो वहाँ से एक मैट्रिक्स डिराइव हो सकता है। क्या? तो एक ऐसा मैट्रिक्स ए आई जे, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि क्या होगा, एक्स आई जे डिवाइड बाय एक्स जे, पर यूनिट वर्थ ऑफ वाला मैट्रिक्स। जैसे x12 था, इसको मैंने ये लिखा था ना, जैसे देखना, ये एक ऐसा मैट्रिक्स निकला, x12 1 आई का काम कर रहा है, j 2 का काम कर रहा है, डिवाइड बाय एक्स जे। तो पर यूनिट वर्थ वाले को जब हम एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में डालते हैं तो उससे एक मैट्रिक्स निकलता है। उस मैट्रिक्स का जो नाम है, उस मैट्रिक्स का नाम है, ध्यान से सुनना, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, और उसको एक और बोलते हैं इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इनपुट आउटपुट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। जो कि क्या होता है, ध्यान से सुनो, मैट्रिक्स ए विच इज नथिंग बट A11 A12 A1n A21 AN1 ANN, where A11 is nothing but क्या कहते हैं, पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट। A11 क्या होगा, A11 इज नथिंग बट एक्स आई जे, वैसे आपको पता है ना भी एक्स आई जे बटे एक्स जे, तो x11 डिवाइड बाय x1, ठीक है ना, x11। तो A1 क्या होगा, x11 डिवाइड बाय x1, कहने का मतलब ये वाला पार्ट, ओके। तो यहां पे जो ए का काम कर रहा है वो ये इस मैट्रिक्स का ही काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स और इनपुट आउटपुट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो क्या है, ए आई जे एक्स आई जे डिवाइडेड बाय एक्स जे, ठीक है ना, एक्स आई जे अपॉन में एक्स जे, ओके। तो मैं आपको इस रिलेशनशिप को बस समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखना। तो अगर मैं यहां से इस चीज को लिखूं तो यहां पे ए क्या है, A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, सिमिलरली AN1 AN2 डॉट 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 ANN, ठीक है। x क्या है, तो नया आउटपुट क्या है, तो y1 y2 yn, ठीक है, प्लस में d क्या है, नया डिमांड क्या है, d1 d2 dn इक्वल टू न्यू आउटपुट। ये कहां से आया, इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझाने के लिए बस इतनी कहानी की गई है। ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूं X11 जो भी कंजम्पशन है इंडस्ट्री 1 के द्वारा किया गया था, क्यों किया गया था, क्योंकि वो X1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर सके। तो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए उसे X11 डिवाइडेड बाय X1 लेना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी हमने देखा था X11 कंजम्पशन किया था इंडस्ट्री 1 ने, क्यों किया था, क्योंकि X1 प्रोड्यूस कर सके, X1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर सके। तो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए उसे X11 डिवाइड अपॉन में X1 आएगा, बेसिकली ये इतना चाहिए। अब डिमांड चेंज हो गया, अब तो मार्केट डिमांड Y1 है, X1 के जगह पे Y1 है। तो 1 के लिए अगर ये चाहिए तो Y1 आउटपुट के लिए क्या चाहिए, X1 इंटू में Y1। जैसे अभी हमने देखा था ना यार कि 1000 आउटपुट के लिए 100 लेबर चाहिए, तो एक के लिए 100 बटे 1000 तो 5 के लिए बताओ कितना होगा, 100 बटे 1000 इंटू में 5, तो वही किया है, एक के लिए इतना तो Y1 के लिए इतना। तो Y1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, A11 इंटू में Y1, X11 बाय X1 इज नथिंग बट A11, और ये Y1 आ गया। तो A11 क्यों चाहिए मुझे, Y1 आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए।
सिमिलरली मैं इसके लिए देखता हूँ X12 के लिए। X12 का क्या मतलब है? X12 का मतलब है इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री 1 से कितना कंजम्पशन किया था। इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री 1 से जो भी कंजम्पशन किया होगा वो किसको प्रोड्यूस करने के लिए किया होगा? X2 को प्रोड्यूस करने के लिए, X2 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि X12 कंजम्पशन हुआ है X2 को प्रोड्यूस करने के लिए, तो 1 X2 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होगा? X12 डिवाइडेड बाय X2। और अब इंडस्ट्री 2 का न्यू आउटपुट Y2 होगा, मतलब X2 के प्लेस पे Y2, तो Y2 को प्रोड्यूस करने के लिए X12 X2 इंटू में Y2, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? A12 इंटू में Y2, X12 X2 इज नथिंग बट A12 और इंटू में Y2, जो कि Y2 का हम करा लाएगा। तो कहने के बाद इतने पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं? इसके बाद कहीं पे मैं क्या करूं, ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं बेसिकली। इतने पार्ट को मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, A11 इंटू में Y1 प्लस में A11 इंटू में Y1 प्लस में A12 इंटू में Y2 प्लस डॉट डॉट डॉट, सिमिलरली A1n इंटू में Yn आ जाएगा, प्लस ये चल रहा है D1 D2 से लेके Dn और इक्वल टू में जो भी x का न्यू आउटपुट है। ओके, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट ही आएगा ना। चेक देखो, इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस फिर इसको इससे करोगे, तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूं कि इसका ये आएगा। ये तो आप मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, और आपको मैंने इस तरीके ये सॉल्व करके भी बता दिया कि ये यहाँ पे ये आएगा। मैंने बस एक रॉ किया है, बाकी और भी कॉलम होंगे, नीचे भी होगा, ये मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये मुझे नहीं बताना। हमें बस इसका यूज करना है पूरे लियोनटिफ मॉडल में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस ये रिलेशनशिप कहाँ से आया, इसके लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एक आइडिया कि एक्चुअली में क्यों लियोनटिफ मॉडल हम लोग सीखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको याद हो थोड़ा सा, अगर मान लेते हैं कि डोमेस्टिक डिमांड C1 से चेंज होकर D1 हो गया, C1 पहले C1 था, C1 से चेंज होकर D1 हो गया, तो जो न्यू आउटपुट है मेरा वो X1 से चेंज होके Y1 हो गया। तो नया D1 को बनाने के लिए इंडस्ट्री को ये सब भी चेंज करने पड़ेंगे ना, सारे के सारे। तो इंडस्ट्री ने पहले ये सब, मतलब इंडस्ट्री के आपस में जो ट्रेड हो रहा था उसको पहले चेंज किया, और इस तरीके से चेंज किया। ठीक है, जैसे कि अगर आपको याद हो पहला वाला, जैसे हम लोग क्या करते थे कि X1 इंडस्ट्री 1 के लिए मैं बता रहा हूँ, इंडस्ट्री 1 क्या करता था, X1 को बनाने के लिए वो अपने से X11 कंज्यूम करता था। ठीक है, अभी अच्छा इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, सेम तरीके से ये वाला पार्ट को। इंडस्ट्री 1 ने X1 कंज्यूम किया है इंडस्ट्री 2 के लिए, चलो इसी से समझ लो यार। इंडस्ट्री 1 ने X11 को कंज्यूम किया है किसके लिए, तो X1 बन जाए। X11 को कंज्यूम किया है किसके लिए, तो X1 बन जाए। तो यहां से एक बनाने के लिए X11 बाय X1 आ गया। तो अब Y1 बनाने के लिए इंडस्ट्री 1 को X11 बाय X1 इंटू में Y1 इतना पार्ट कंज्यूम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये भी चेंज हो रहे हैं, आपस का ट्रेड चेंज हो रहा है, और आपस का ट्रेड चेंज ये बता रहा है। और जब इसमें आपस के जो ट्रेड है इसको चेंज करने के बाद जब आप डोमेस्टिक डिमांड जो नया वाला आया है उसको इसमें जोड़ोगे, तब जाके आपके पास टोटल आउटपुट Y1 आएगा। ये बस मैं पहले वाले के लिए लिख रहा हूँ, टोटल आउटपुट में मैं बस पहले रॉ 1 के लिए लिख रहा हूँ। सिमिलरली रॉ 2 के लिए, इंडस्ट्री 2 के लिए सब चेंज होंगे, फिर D2 इंडस्ट्री 2 का जो डोमेस्टिक डिमांड है वो उसमें ऐड होगा, तब जाके Y2 आएगा। अभी मैंने बताया था ना कि मोटरसाइकिल का एग्जांपल लेके कि इंडस्ट्री 1 मोटरसाइकिल बनाती है, तो उस मोटरसाइकिल को वो खुद कितना यूज करेगी
बाकी कंपनी कितना यूज करेगा और मार्केट में कस्टमर कितना यूज करेगा, इन सब का एडिशन मुझे टोटल आउटपुट बताएगा। तो आपस में इंडस्ट्री कितना यूज करेगी वो ये बता रहा है, इंडस्ट्री 1 का मार्केट में कितना यूज होगा वो ये बता रहा है, और इन दोनों का एडिशन टोटल आउटपुट बता रहा है। दैट्स वाई ये रिजल्ट ये आया है AX + D = X। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये सभी की सभी चीज़ें नोट भूल जाना है, मतलब अब इसका कोई काम है नहीं। ये रिलेशनशिप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, यही मेरे लिए काफ़ी है और आई थिंक आपके लिए भी काफ़ी हो जाना चाहिए। अब इसमें कुछ है नहीं। अब आपको क्या करना है, AX + D = X। न्यू आउटपुट निकालने के लिए हमेशा ये फंडा यूज करना है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो D = X - AX, D = X I - A और X = I - A का इनवर्स इनटू में D, वेयर X इज नथिंग बट न्यू आउटपुट। ये फॉर्मूला ही आपको हमेशा यूज करना है। X = I - A का इनवर्स इनटू में D, वेयर A इज अ टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स और यू कैन से इनपुट आउटपुट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, अभी जो मैंने लिखवाया था। ओके, अच्छा, इस फॉर्मूला को यूज तो करना है, इसके साथ में कुछ कंडीशन आता है। उस कंडीशन का नाम क्या है, ध्यान से देखना। इसको बोलते हैं हम लोग हॉकिंस साइमन कंडीशन। हॉकिंस साइमन कंडीशन ये बोलता है, इसका पहला कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ I - A, ये जो I - A जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। और इसका दूसरा कंडीशन क्या है कि डायगोनल ऑफ I - A मैट्रिक्स इज पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव लिख लो यार, शुड बी पॉजिटिव। जो I - A मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट भी लिख लो बढ़िया तरीके से। डायगोनल एलिमेंट, कहीं पे स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगा तो उसके लिए पहले से सॉरी। डायगोनल एलिमेंट ऑफ I - A जो मैट्रिक्स है, इसका जो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन होल्ड कर रहे हैं तो कहने का मतलब हॉकिंस साइमन कंडीशन होल्ड हो रहा है, और उसके बाद आपको ये प्रोसेस पूरा मतलब बेसिकली फॉलो करना है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टार्ट यहीं से करना है। बाकी वो सारी की सारी कहानी समझाने के लिए था कि ये आया कहाँ से, लियोनटिफ मॉडल में करते क्या है। ओके, तो अब हम लोग बुकलेट के 1-2 क्वेश्चन करते हैं तो पिक्चर और भी अच्छे से क्लियर होगी। चैप्टर नंबर 13 लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल के अंदर में क्वेश्चन नंबर 69 सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला, सपोज द इंटर इंडस्ट्री फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंडस्ट्री आर गिवन एज अंडर प्रोडक्शन सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर दे रखा है, डोमेस्टिक डिमांड दे रखा है, टोटल आउटपुट दे रखा है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको एक्स वाई ये दे रखा है 30, 40, 20, 10। फिर डोमेस्टिक डिमांड दे रखा है, कितना दे रखा है तो 50, 30, 50 एंड 30। और टोटल आउटपुट दे रखा है, टोटल आउटपुट कितना दे रखा है 120, 60, 120, 60। सबसे पहले आपको बोला है कि डिटरमाइन द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स एंड टेस्ट साइमन हॉकिंस कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ द सिस्टम। तो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स क्या होता है, वही पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट वाला। तो ध्यान से देखना, एक्स का 30 कंज्यूम कर रहा है, किस चीज़ को कितना प्रोडक्शन करने के लिए 120, तो 30/120। एक्स जो है वाई का 20 प्रोड्यूस कर रहा है, वाई जो भी बना रहा हो, मतलब वाई बेसिकली यहाँ पे क्या गिवन दे रखा है यार, कंजम्पशन सेक्टर। चलो एक्स वाई से जो कंज्यूम कर रहा है 20 क्यों बनाने के लिए, मतलब कितना आउटपुट बनाने के लिए, तो 120, तो 20/120। सिमिलरली वाई एक्स का 40 कंज्यूम कर रहा है, कितना आउटपुट बनाने के लिए 60, 40/60। वाई खुद का 10 कंज्यूम कर रहा है, कितना बनाने के लिए 60, तो 10/60। दिस इज नथिंग बट क्या बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स।
क्या आएगा यहाँ से 1/4 और 2/3, 1/6, 1/6, ये आ गया टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। ओके, अब आपको बोल रहा है इसमें कि साइमन हॉकिंस जो है बेसिकली वही कंडीशन प्रूफ करने के लिए, तो साइमन हॉकिंस का जो कंडीशन था वो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, I-A निकालेंगे। I-A कैसे निकलेगा, 1 0 0 1, I मतलब वही यूनिट मैट्रिक्स, माइनस में ए टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स क्या है, 1/4, 2/3, 1/6, 1/6। आगे अगर चला जाए तो 1 - 1/4 तो -3/4, सॉरी 1/4 है ना, तो 3/4 -2/3 -1/6 और 5/6। तो हॉकिंस साइमन कंडीशन क्या था कि I-A का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो I-A का डिटर्मिनेंट निकालो, क्या आएगा, तो ये आएगा 15/24 माइनस में ये कितना आएगा 2/18, ठीक है, 24 18 72 ले ले, 24 × 15 × 45, 18 × 4 = 72, 4 दूना 8, तो 5 37 3 40, 37/72 जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो पहला कंडीशन तो होल्ड कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या था कि डायगोनल I-A का डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो I-A का डायगोनल एलिमेंट ये है ना, क्या है 3/4 है और एक क्या है 5/6 है, ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव हो गया है। और ये साइमन हॉकिंस कंडीशन क्यों बेसिकली है, क्यों होल्ड करना चाहिए, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। अभी देखना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता आपको चल जाएगा। जैसे अब इसके दूसरे पार्ट में बोला इफ़ द डोमेस्टिक डिमांड चेंजेस टू 80 and 40, अगर डोमेस्टिक डिमांड चेंज हो जाता है, अब नया डिमांड आ गया कितना 80 and 40, ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट शुड बी ग्रॉस आउटपुट ऑफ इच सेक्टर इन ऑर्डर टू मीट द न्यू डिमांड। नए डिमांड को मीट करने के लिए इच सेक्टर कितना टोटल आउटपुट बनाएगा। तो लेट जेड को मान लेते हैं न्यू आउटपुट, क्योंकि एक्स पहले से माना गया है ये सब ना, तो न्यू आउटपुट जेड को मान लेते हैं। तो आउटपुट निकालने का आपको मैंने फॉर्मूला तो बताया ही था यार, क्यों इसको, चलो वहाँ पे गिवन है ना, चलो ध्यान रखना ये ए मैट्रिक्स है, मतलब टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। तो आउटपुट का मैंने बताया था निकालना हो तो Z = I-A का इनवर्स इंटू में D, याद है ना, X = I-A का इनवर्स इंटू D, फॉर्मूला जो लिखवाया था वो। तो Z क्या होगा यहाँ पे, Z इज नथिंग बट Z1 and Z2, इस तरीके से इंडस्ट्री 1 Z1 बनाएगा, इंडस्ट्री 2 Z2 बनाएगा। I-A इनवर्स क्या आएगा 1/det ऑफ I-A एडजॉइन ऑफ I-A इंटू में D ना, इस I-A का इनवर्स ये आएगा और इंटू में D करना है। तो पहले तो डेट ऑफ I-A हमारे पास 37/72 निकल गया है, 37/72, तो 1/37/72। अच्छा, एडजॉइन ऑफ I-A कैसे निकलेगा, अगर आपको ध्यान दो तो, सॉरी I-A इनवर्स, चलो हाँ यहाँ पे था ना I-A, ये था I-A ना, ये वाला मैट्रिक्स था I-A, ठीक है। तो इसका एडजॉइन कैसे निकलेगा, इसका एडजॉइन अगर आपको याद हो तो हम लोग याद है ना आपको, इस तरीके से रखते थे, ये पहले मतलब आपको याद हो तो इसको पहले कट करके ये वाला लेते थे पहला कॉलम में, मतलब 5/6 यहाँ हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग ऐसे बेसिकली ऐसे वाला काम करते थे, मतलब ये वाला लाइन, मतलब इसको और इसको हटा के -1/6, तो 1/6, और इसके लिए देखा जाए तो 2/3, इसके लिए अगर देखा जाए तो 3/4, और साथ में इसका जो साइन होता था, मतलब ये वाला टर्म और इस वाले टर्म का साइन भी चेंज होता था। मतलब एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स निकालना जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। मैं अपना जो तरीका था एडजॉइन ऑफ निकालने का, इस तरीके से मैंने निकाला है, ऐसे ऐसे करके, कहीं आप कन्फ्यूज ना हो जाए कि सर आप ये क्या कर रहे हो। ये मेरा तरीका है। बाकी एडजॉइन ऑफ ए कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइन कैसे निकालते हैं, वो आपने क्लास 12 में सीखा हुआ है।
तो ये निकल गया एडजॉइन ऑफ ए, ठीक है। अब एडजॉइन ऑफ ए में इंटू कर देंगे डी मतलब न्यू डिमांड, जो कि क्या है 80 एंड 40। तो यहाँ से ये पहले मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर ये सॉल्व कर लोगे, तो आपके पास जेड का 2 वैल्यू निकल जाएगा, अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग जो आउटपुट बनेगा, टोटल आउटपुट, ठीक है। तो एक कहानी का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे साइमन हॉकिंस हम लोगों ने कंडीशन प्रूफ किया था, तो साइमन हॉकिंस की पहली कंडीशन थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए पॉजिटिव होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए निगेटिव हो जाता तो आउटपुट जो है ना हमारा निगेटिव बनता। आउटपुट कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं ना। दैट्स वाई साइमन बेसिकली हॉकिंस साइमंस कंडीशन जो है प्रूफ होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। और दूसरा क्या था कि डायगोनल एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव नहीं होता तो ये वाला जो एलिमेंट था इसका जो इन्वर्स आपने निकाला था ना, मतलब आई माइनस ए का जो एडजॉइन निकाला है, तो आई माइनस ए जो निकला था उसका डायगोनल आपका पॉजिटिव था। अगर डायगोनल पॉजिटिव नहीं होता तो ये टर्म क्या बन जाता? नेगेटिव बन जाता, ठीक है। और अगर ये टर्म नेगेटिव बनता तो भी आउटपुट आपका क्या आता? नेगेटिव आता। चेक कर लेना, अगर आप डायगोनल आपका पॉजिटिव नहीं होगा ना तो एडजॉइन उसका जो है ना आपको कुछ नेगेटिव आउटपुट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब आउटपुट आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, पहले हॉकिंस साइमन कंडीशन को होल्ड करवाते। तो ये प्रॉपर 69 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 69 का पूरा पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो पहले आप इसको नोट कीजिए। के बाद में क्वेश्चन नंबर 70 रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली 2 कमोडिटी एक्स एंड वाई। The 2 commodities serve as intermediate input in each other production to produce a unit of X. 0.6 unit of X and 0.1 unit of Y are needed. Okay. X को प्रोड्यूस करने के लिए 0.6 यूनिट ऑफ X और 0.1 यूनिट ऑफ Y इसको चाहिए। सिमिलरली टू प्रोड्यूस यूनिट ऑफ Y, Y को प्रोड्यूस करने के लिए 0.7 यूनिट चाहिए X का और 0.4 यूनिट चाहिए Y का। 2 and 5 लेबर बेसिकली रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट ऑफ एक्स एंड यूनिट ऑफ वाई। 1 यूनिट ऑफ एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए 2 लेबर चाहिए और 1 यूनिट ऑफ वाई को प्रोड्यूस करने के लिए 5 लेबर चाहिए, ठीक है। उसके बाद द वेज रेट ऑफ लेबर इज 70 पर मैन डे। द इकोनॉमी नीड 100 यूनिट ऑफ एक्स एंड 50 यूनिट ऑफ फाइनल कंजम्पशन। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द viability of input output system using Hawkins Simon condition. Calculate the gross output of each of the two commodity in tons. Determine the equilibrium price. Determine total labor required and find the total value added. आसान है, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में ना आपको पहले से टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स आपको गिवन दे रखा है। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स मतलब बता रखा है पहले से, ए वाला पार्ट आपको पहले से बता रखा है कि एक्स वाई एक्स बेसिकली पर यूनिट के लिए जो है ना, मतलब एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए 0.6 यूनिट ऑफ एक्स चाहिए और 0.1 यूनिट ऑफ वाई चाहिए, और वाई को प्रोड्यूस करने के लिए 0.7 यूनिट ऑफ एक्स चाहिए और 0.4 यूनिट ऑफ वाई चाहिए। और ये बेसिकली आपको पहले से दे रखा है। कहने का मतलब ये ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है इस तरीके से 0.6, 0.1, 0.7, 0.4 टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स पहले से गिवन है। ओके, अब आगे देखो, क्योंकि इस पे बता रखा है पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट दे रखा है पहले से, और टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट वाला सिस्टम। आपको पहले बोला पहले पार्ट में कि इसको प्रूफ करो, एग्जामिन द वेबिलिटी ऑफ इनपुट आउटपुट सिस्टम यूजिंग हॉकिंस साइमन कंडीशन। हॉकिंस साइमन कंडीशन को वैसे होल्ड करना है यहाँ पे, तो इसके लिए पहले आई माइनस ए निकाल लो। आई माइनस ए क्या आएगा, तो 1001 में माइनस कर दो किसको, तो 0.6, 0.7, 0.1, 0.4, तो आपके पास जो आएगा 1 वो आएगा 0.4 माइनस 0.7 माइनस 0.1, 0.6 ये आएगा, ठीक है। चलो, तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, निकाल दो क्या, आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0.24 माइनस में 0.07, फाइनली आएगा 0.17 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो पहला कंडीशन होल्ड कर गया। दूसरा कंडीशन में बोला डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट देख लो ये है, वो भी पॉजिटिव है, तो आप लिख दोगे डायगोनल एलिमेंट भी पॉजिटिव है। तो पहला पार्ट का जो हॉकिंस साइमन कंडीशन होल्ड करवाना था वो हो चुका है प्रूफ। दूसरे पार्ट में आपको क्या बोला,
आपको बोला कि कैलकुलेट द ग्रोस आउटपुट ऑफ ईच ऑफ द टू कमोडिटी। ग्रोस आउटपुट आपको बताना है और आपको बता रखा है कि द इकोनॉमी नीड 100 यूनिट ऑफ एक्स और 50 यूनिट ऑफ वाई। जो डिमांड है ना टोटल, मतलब टोटल इकोनॉमी जो बेसिकली चाहिए उसको चाहिए 100 यूनिट ऑफ एक्स और 50 यूनिट ऑफ वाई। ओके, तो कहने का मतलब आपको निकालना है एक्स, मतलब बेसिकली आउटपुट निकालना है, जो कि क्या होगा आई माइनस ए का इनवर्स इंटू में डी। डी दे रखा है आपको, मैं लिख दूँ यहाँ पे डी इक्वल टू ये दे रखा है डिमांड। तो एक्स इक्वल टू आई माइनस ए का इनवर्स 1 बटे ये पहले आ जाएगा 0.17 एट जॉइन ऑफ आई माइनस ए। एट जॉइन ऑफ आई माइनस ए क्या आएगा देखा जाए तो एट जॉइन ऑफ आई माइनस ए, तो इसके लिए आएगा 0.6, 0.1, 0.7, 0.4। तो ये आ गया आपके पास आई माइनस ये एट जॉइन ऑफ ए, मतलब आई माइनस ए इनवर्स, ठीक है, इनटू में डी। डी क्या आएगा तो 100 और 50। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x मतलब यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना, आउटपुट मतलब एक्स वाई, ऐसा ये आपके पास आ जाएगा फाइनली। मैं ना बुक में आंसर देख के लिख दे रहा हूँ। ये आपके पास आएगा x का आएगा 558.82 और y का आएगा 176.47। समझ में आ गया ना? तो मतलब सॉल्व करोगे ना, पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये मैट्रिक्स का सॉल्यूशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये यार आपसे हो जाना चाहिए। अब इसके तीसरे पार्ट में चलते हैं। अगर इसके ये हो गया तो तीसरे पार्ट में बोला है कि डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइसेस। मैं आपको बता देता हूँ इक्विलिब्रियम प्राइसेस कैसे डिटरमाइन करता है। मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। डेरिवेशन बेसिकली रिक्वायर नहीं है आपकी सिलेबस में, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कुछ इस तरीके से। इसको जो फॉर्मूला होगा वो होगा आई माइनस ए इनवर्स का जो है ट्रांसपोज, ठीक है, इनटू में L1 W1 L2 W2, वेयर W1 एंड W2 इज द वेज रेट और L1 एंड L2 इज द लेबर। L1 मतलब बेसिकली लेबर, यूनिट ऑफ लेबर जो कि X को प्रोड्यूस करेगा, और L2 यूनिट ऑफ लेबर जो कि Y को प्रोडक्शन करता है, बेसिकली इस तरीके से। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा, मतलब P1 एंड P2 आ जाएगा। अच्छा, आई माइनस ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या होगा? आई माइनस ए इनवर्स ये वाला टर्म है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 1/0.17 ट्रांसपोज आएगा इसका 0.6, 0.1, 0.7, 0.4। मल्टीप्लाई कर दोगे। एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्वेश्चन में गिवन है कि 2 लेबर चाहिए और वाई को करने के लिए 5 लेबर चाहिए, और लेबर का वेज रेट दे रखा है 70, तो यहाँ पे भी 70, ठीक है। तो फाइनली आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास P1 एंड P2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना तो P1 एंड P2 आ जाएगा। मैं बुक में क्वेश्चन देख के बेसिकली लिख दे रहा हूँ कि जो P1 एंड P2 आएगा ना वो बेसिकली क्या आएगा, X के लिए आएगा 700, मतलब P1 आएगा 700 एंड P2 आएगा 1400। बुकलेट में जो आंसर गिवन है मैं उसके यहाँ पे मैंने लिख दिया, मतलब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा। इक्विलिब्रियम जब भी निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आगे देखते हैं क्या बोला, डिटरमाइन टोटल लेबर रिक्वायर्ड। अब बोला टोटल लेबर कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, ये आपको बोला क्वेश्चन 4th पार्ट में। तो एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 यूनिट ऑफ एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए 2 लेबर चाहिए, और अगर आप इतना यूनिट एक्स का प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने एक्स का कितना यूनिट प्रोड्यूस किया 558.82, वाई का कर रहे हैं 176.47, ये आपका है ना टोटल आउटपुट जो आपको देना इकोनॉमिक में जो नीड्स है, ठीक है। एक्स को 1 यूनिट ऑफ एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए 2 चाहिए, ठीक है, और 1 यूनिट ऑफ वाई को प्रोड्यूस करने के लिए 5 लेबर चाहिए। तो देखा जाए तो इसको क्या किया जाएगा 2 इंटू में, मतलब अगर 1 एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए 2 लेबर चाहिए तो इतना एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए 2 इंटू में 558.2, मतलब इसको इक्वल टू करेगा तो ये आएगा
58.82 प्लस में 5, एक y को प्रोड्यूस करने के लिए 5 लेबर, तो इतना y के लिए, तो 5 इंटू में 176.47, ये पार्ट अलग है इसका, जहाँ पे P1 700 आया था, P2 1400 आया था, 1400। इसको सॉल्व कर लोगे, आई थिंक 2000 लेबर की यहाँ पे आएगा आंसर आपको, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2000 लेबर चाहिए होगा इतना आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो 4 नंबर में बोला था ना कि टोटल लेबर रिक्वायर्ड, तो 2000 लेबर चाहिए हमें बेसिकली। तो 4 पार्ट इसका हो चुका है। 5वां पार्ट में देखो क्या बोला है, तो 5th पार्ट यहाँ कर दे। 5th पार्ट देखना, बोला फाइंड द टोटल वैल्यू एडेड। टोटल वैल्यू एडेड बेसिकली टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है। तो अगर मुझे इतना आउटपुट बनाने के लिए 2000 लेबर चाहिए और एक लेबर को मैं 70 रुपये देता हूँ, वेज 70 रुपीज़ है, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1,40,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया टोटल वैल्यू एडेड, मतलब टोटल कॉस्ट। ठीक है ना, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी आपसे हो चुका है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लियोनटिफ मॉडल इन मैट्रिक्स पार्ट। तो यहाँ से ऑलमोस्ट आपका MME 1 का जो टॉपिक सिलेबस है वो हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बुकलेट का, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।